हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित व्यंग्य रचना दोस्तोवस्की मुक्तिबोध के प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं दोस्तोवस्की मुक्तिबोध के प्रसंग में। एक लंबे साक्षात्कार के दौरान मुझसे पूछा गया, रूसी लेखक दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध दोनों त्रासद स्थितियों से गुजरे, दोनों ने बहुत कष्ट भोगे, हमेशा असुरक्षित रहे। ऐसा ही जीवन आपका रहा, फिर आपने दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध जैसा क्यों नहीं लिखा? उनके जैसा भयावह अवसाद और कुत्सा आपके लेखन में क्यों नहीं है? आपने अनायास या सायास उन त्रासद स्थितियों को माखौल और व्यंग में क्यों उड़ा दिया? कैसे उड़ा दिया? मैंने यह सवाल का जवाब दे दिया, मगर तुलना अक्सर गलत होती है। दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध में अंतर है। यह सही है कि दोस्तोवस्की ने रूसी समाज के और मनुष्य के मन में अंधेरे से अंधेरे कोने देखे थे और उनका तकलीफ देह चित्रण किया था। गरीब, भूखमरे, दलित, अन्याय पीड़ित, ठंड से ठिठुरते, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो पागल हो गए हैं, नीच हो गए हैं, दयनीय हैं, पर क्रूर हो गए हैं, पतित हो गए हैं, उनकी आशा मर चुकी है, ये जड़ हो गए हैं। अपने दुख को नियति मानकर ये सहे जा रहे हैं और मजबूरन जिए जा रहे हैं। इन्हें न क्रोध आता है और न ये प्रयत्न और संघर्ष करना चाहते हैं। हद दर्जे की पतनशीलता, स्टिल लाइफ जैसा चित्रण दोस्तोवस्की ने किया है, पढ़कर मन अवसाद से भर जाता है। दूसरा उच्च वर्ग अत्याचारी, सम्मान, शोषण, हृदयहीन है, जो उसे मुर्दे समझता है। हर जमींदार जनरल के पास सैकड़ों गुलाम हैं, इनके चाबुक मारकर काम कराया जाता है। दोस्तोवस्की संवेदनशील है, दुखी है। इडियट उपन्यास में जिसका नायक प्रिंस मिश्किन है, जो काफ़ी हद तक दोस्तोवस्की ही है, प्रिंस मिश्किन से हर दुखी को सुखी बनाने का प्रयत्न करवाता है। प्रिंस मिश्किन बहुत संवेदनशील, दयालु, सबका भला चाहने वाला, अव्यवहारिक भला आदमी है, सीधा है, जटिलताएं नहीं समझता। वह एक जमींदार की दुखी रखेल से शादी करके उसे सुखी करना चाहता है, पर वह स्त्री आस्था खो चुकी है, अर्ध विक्षिप्त है, वह दूसरे के साथ भाग जाती है। प्रिंस मिश्किन एक जनरल जमींदार के यहाँ काम करता है। जनरल की 3 लड़कियां हैं। सबसे छोटी एग्लाइया सबसे सुंदर है, पर बड़ी अहंकारणी है। प्रिंस मिश्किन उसके प्रति आकर्षित है। एग्लाइया उसके भोलेपन और गुणों के कारण उस पर ध्यान देती है, उसका बचाव करती है, वह उसे श्रेष्ठ मनुष्य मानती है, पर यह श्रेष्ठ मनुष्य बीमार है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। एक पार्टी में जब प्रिंस की हरकत पर लोग हंसते हैं, तब एग्लाइया चिल्लाती है, तुम इन लोगों की परवाह मत करो, ये उस रुमाल को उठाने योग्य भी नहीं है जो तुम्हारे हाथ से गिर गया हो। एक दिन जब परिवार पार्क में होता है, एग्लाइया प्रिंस से कहती है, कल तो मुझे इसी समय इसी जगह मिलो। प्रिंस न जाने क्या क्या सोचता दूसरे दिन पार्क में एग्लाइया से मिलता है। एग्लाइया उसे कहती है, देखो, तुम समझते हो कि मैं सुखी हूँ, मगर मैं एक बोतल में बंद हूँ इस हवेली की। अब मेरी शादी कर दी जाएगी और मैं एक बोतल से दूसरे बोतल में बंद हो जाऊँगी। मैं इस बोतल से निकल जाना चाहती हूँ, इसमें तुम मेरी मदद करो। इसका यह अर्थ मत लेना कि मैं तुमसे शादी करूँगी। कैसी त्रासद स्थिति है। प्रिंस उससे प्रेम करता है, पर एग्लाइया उससे सिर्फ भागने में मदद मांगती है। पिता की वसीयत से प्रिंस मिश्किन को बहुत धन मिल गया था, वह गरीब नहीं रहा। संपन्न और भले आदमी की यह त्रासदी है। पूरे उपन्यास महामूर्ख में प्रिंस मिश्किन को ऐसी त्रासदियाँ भोगनी पड़ी हैं। वह सीधा है, प्रपंच नहीं जानता, सबका भला करना चाहता है, इसलिए महामूर्ख है। दोस्तोवस्की के ये गरीब, पीड़ित, दलित, अत्याचार के शिकार लोग अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं, रोते हैं, पर बदलने का प्रयत्न नहीं करते, विद्रोह संघर्ष नहीं करते। फिर क्या राह देते हैं दोस्तोवस्की उन्हें? कौन सा रास्ता? ईसाई कैथोलिक विश्वास, अपराध और दंड। उपन्यास में एक युवा रसखोलनिकोव जेल में है, एक लड़की भी जेल में है। वे दोनों मोमबत्ती जलाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भाग्यवाद, प्रभु कृपा, मनुष्य कर्म, संघर्ष कुछ नहीं। दोस्तोवस्की जैसे ईसाई विश्वासी लोग मानते हैं कि ईश्वर की शक्ति है तो उसके विरोधी शैतान की भी शक्ति है। दुख शैतान की शक्ति का परिणाम है, इसे प्रभु नष्ट कर देंगे। रूस में उस समय कोई सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था ही नहीं। कुछ अराजकतावादी
और निहिलिस्ट थे, मगर ये नकारात्मक थे। ताल्स्ताय भी पक्के ईसाई थे, हालांकि चर्च के और पादरियों के पाखंड और ढोंग के कटु आलोचक थे। ताल्स्ताय बहुत संवेदनशील थे, चिंतक भी थे। अहिंसा, सत्य, हृदय परिवर्तन में उनका विश्वास महात्मा गांधी की तरह ही था। शायद गांधी पर उनका प्रभाव था। गांधी जी ताल्स्ताय को चिट्ठी के अंत में लिखते थे, योर मोस्ट ओबीडियंट पीपल एम के गांधी। ताल्स्ताय ने सुधार और परिवर्तन के लिए हृदय परिवर्तन का प्रयोग किया। उनके उपन्यास पुनर्जीवन में नायक एक बड़ा जमींदार नेकलुदोव है। अपनी मौसी के यहाँ वह नौकरानी की लड़की से गलत काम करता है। वह तो शहर लौट आता है, उधर लड़की को बच्चा हो जाता है। वह शहर आती है और वेश्या हो जाती है। वह एक व्यापारी को जहर देकर मार डालने के आरोप में अदालत में पेश की जाती है। नेकलुदोव एक जूरी है। वह उसे पहचान लेता है, उसे अपने किए पछतावा होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह जेल में उस लड़की से मिलने जाता है, उसे सांत्वना देता है। यह उसके लिए बेकार है। वह 10 रूबल मांगती है और उनकी शराब पी जाती है। नेकलुदोव जमींदारी नौकरों को बांट देता है। लड़की को साइबेरिया भेजने की सज़ा होती है, वह साथ साथ वहाँ भी जाता है। साइबेरिया के कैदियों की हालत सुधारने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वह लौटकर जेल के कैदियों की हालत सुधारने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। ये व्यक्तिगत प्रयत्न थे। गांधी समझते थे कि ताल्स्ताय के उद्देश्य और भावना अच्छी है, पर व्यक्तिगत प्रयत्न से परिवर्तन नहीं होता, वह जन आंदोलन से होता है। इसलिए उन्होंने जन आंदोलन चलाए। आराम में मुक्तिबोध का नाम आया है। मैं दोस्तोवस्की और मुक्तिबोध की तुलना नहीं करता, तुलना हो भी नहीं सकती। इतना बताना जरूरी है कि मुक्तिबोध दुर्वस्था को स्वीकार नहीं करते, वे आशा नहीं खोते, वे मनुष्य के कर्म और संघर्ष में विश्वास रखते हैं। उनका विश्वास मार्क्सवाद में था। मार्क्सवाद परिवर्तन की प्रेरणा देता है और संघर्ष के लिए प्रोत्साहन देता है। उनकी एक कविता भूल गलती की पंक्तियाँ इस तरह दी गई हैं, वह कैद कर लाया गया ईमान, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालकर, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, उनको ज़िंदगी की शर्म जैसे शर्त नामंजूर। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल गोल टीलों वाले पेड़ों में कहीं पर खो गया। मालूम होता है कि वह बेनाम बेमालूम दरों के इलाके में, सच्चाई के सुबह में, तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने लाएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। दोस्तोवस्की ने गरीबों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण तो किया ही है, मध्य वर्ग का नंगापन भी उधाड़ा है और उच्च वर्ग की परजीविता, ठाट बाट और अमानवीयकरण का भी पर्दाफाश किया है। मेरे चाचा का सपना एक लघु उपन्यास है। एक छोटा शहर है, शहर का मेयर है, उसकी पत्नी रॉबिली है और मेयर साहब की बोलती बंद रहती है। एक लड़की है, वह एक शिक्षक से प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है। तभी एक कर्नल परोठ की ज़मींदारी में आकर बस जाता है। उसकी बहुत ज़मीन जायदाद है, पर कर्नल का शरीर जर्जर है, एक बीमार ढांचा है। मेयर की पत्नी का ध्यान कर्नल और उसके जायदाद पर जाता है। वह लड़की को सलाह देता है, तू इस कर्नल से शादी कर ले, यह जल्दी ही मर जाएगा, तब तू अपने प्रेमी से शादी कर लेना। कर्नल साहब का कोई अंग दुरुस्त नहीं है, वे नाम के लिए जीवित हैं, पर शादी की हवस बहुत है। उन्हें मेयर के यहाँ भोजन के लिए बुलाया जाता है। लड़की देखकर खुश होते हैं, शराब बहुत पी जाते हैं, उन्हें दस्त लगने लगते हैं। उन्हें होटल में रखा जाता है जहाँ वे मर जाते हैं। उनका भतीजा आता है, उनके क्रियाकर्म करता है और जायदाद का मालिक बन जाता है। दोस्तोवस्की की ज़िंदगी ही ऐसी थी। उसकी मानसिकता और दृष्टि उन काले अनुभवों से बनी जिससे वह गुजरा था। जालिम जार शाही थी। उसके बड़े भाई को फांसी हो गई थी। खुद उसे 10 साल साइबेरिया में रहने की सज़ा मिली थी। वह टूटा हुआ लेनिनग्राड लौटा। उसे मिर्गी की बीमारी हो गई। चाहे वह दौरा आ जाता था, उसने अपने सचिव से शादी कर ली, जो उसके लिए वरदान साबित हुई। पर घोर त्रासदी यह कि हनीमून के बिस्तर में ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया।
पर रचनात्मक ऊर्जा उसमें अपार थी। वह अपनी सचिव को लिखाता जाता था और किताबें प्रकाशित हो जाती थीं। रॉयल्टी काफ़ी मिलती थी, पर उसे जुआ खेलने की आदत थी। रॉयल्टी के पैसे मिलते तो जिनीवा जुआ खेलने चला जाता। एक रात तो उसने पत्नी का ओवरकोट ही दांव पर लगा दिया, पर पत्नी ने उसे संभाला। उसने लेनिनग्राड में अपना प्रकाशन गृह खोला, मकान बनवाया। उनके 2 बच्चे थे। परिवार का नियमित जीवन हो गया था। उसकी पुस्तकें घर में थीं। जीवन के अंतिम वर्ष सुरक्षा और सुख से कटे। उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि उसकी शव यात्रा में 75,000 आदमी थे। तब लेनिनग्राड की आबादी अधिक नहीं थी। इडियट का नायक काफ़ी हद तक दोस्तोवस्की जैसा है।